अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे देख रहे हैं मुझे, ये ना आपको डिफरेंट एक चीज़ इसलिए लग रही है कि जब आप ये देख रहे होंगे रिकॉर्डिंग, तो मैं उस वक्त उम्र पे होऊंगा, तो मैं एक वीक के लिए उम्र पे जा रहा हूँ और उसमें फिर क्लासरूम रिकॉर्डिंग करने की बजाय तो मैं ये इस तरह से कैमरा रिकॉर्डिंग करा के जा रहा हूँ। तो ये आपको लेक्चर इंशाल्लाह मेरी एब्सेंस में मिल जाएंगे। अच्छा जी, लेक्चर 39 में मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी पे एंड किया था और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी पे एंड किया था मैंने। अब इस सेक्शन ये जो मैंने सेट 3 बनाया हुआ है, इस सेट 3 का लास्ट सेक्शन मैंने रखा हुआ है कि अगर फाइनेंशियल एसेट्स जो कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे थे, उनकी मॉडिफिकेशन हो जाए। अ, इसमें चूंकि हमने इफेक्टिव रेट निकालना होता है और अमोर्टाइज कॉस्ट पे है, तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई भी वो यही है ना, पीछे तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाली सारी वर्किंग हो रही होती है, तो ये उसके लिए बात हो रही है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अगर है, उसमें मॉडिफिकेशन हो रही है, तो जो इसके अंदर डिस्कशन की हुई है ना, तो उसका चांस तो ये है कि वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास में नहीं है। लेकिन चलो अगर है भी, तो इसमें जो डिस्कशन की हुई है वो इफेक्टिव रेट एडजस्ट करने की हुई है, तो वो चीज एप्लीकेबल ही नहीं रहेगी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास पे। इसलिए ये डिस्कशन जो अब होने लगी है, ये अमोर्टाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के लिए है। केस वन ये बनाया हुआ है इसमें कि अगर जो है फाइनेंशियल एसेट, उसमें जो चेंजेस हुई हैं, अच्छा ये जो चेंजेस होना है ना, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी में तो डिस्कस्ड है। ये जो 10% वाला रूल था कि सब्सटेंशियल चेंज क्या होगी, फाइनेंशियल एसेट में ऐसा कुछ डिस्कस नहीं है। यहां पर सिर्फ उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस का चेंज होना है, उसके सब्सटेंस को देख के ही पता चलेगा। बिजनेस को डिसाइड करेगा, स्टूडेंट डिसाइड नहीं करेगा, बिजनेस डिसाइड करेगा कि जो मॉडिफिकेशन है वो केस वन है कि केस टू है। गाइडेंस ये है कि अगर तो मॉडिफिकेशन के नतीजे में, नहीं पहले आसान वाला बताता हूं, अगर तो मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से हो गई जैसे हमने जिस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए थे, उस कंपनी ने चेंजेस कर दी बहुत सारी, और उस जिस कंपनी के डिवेंचर्स हैं, उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने इतनी ज्यादा चेंजेस कर दी हैं जैसे वो नई लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि वो उसके कॉन्टेक्स्ट में थी ना बात। तो हो सकता है उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करना ही होगी बात कि जिस कंपनी के अच्छा, अब मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं, हमने डिवेंचर्स खरीदे हुए, तो जिस कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं, अगर उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर दी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बदल दिए, और इतने ज्यादा बदल दिए कि अब ये ऐसे ही है जैसे पुरानी लायबिलिटी खत्म उस कंपनी की और नई लायबिलिटी शुरू, तो फिर हम उसको अपने एंगल से देख रहे होंगे कि पुराना एसेट खत्म, नया एसेट शुरू। तो ये केस टू है कि मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स इन डीरेकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो जो नया एसेट यानी जो नए कैश फ्लोज हैं, उनको एक नया एसेट समझेंगे और उस दिन से ऑनवर्ड उसकी नई अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी, और जो पुराना वाला है उसको हम बुक्स में से निकाल देंगे और इस कंपाउंड एंट्री के ऊपर जो गेन लॉस है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट पढ़ लिया, पॉइंट वन पॉइंट टू दोनों पढ़ लिए, दोनों बता दिया आपको। जी जनाब, वो चाय की ब्रेक ली थी मैंने। अच्छा जी, ये पॉइंट वन और टू कहा था पढ़ने को, तो इसमें अगर मॉडिफिकेशन के नतीजे में इतनी चेंजेस हो गई हैं कि वो लाइबिलिटी यानी जिसने डिबेंचर इशू किए हुए थे वो कहते सब बदल गया, तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो हम लोग पुराने एसेट को खत्म कर देंगे
और नए एसेट को ले आएंगे और जो गेन लॉस है वो P&L में आ जाएगा। केस वन, अगर मॉडिफिकेशन के नतीजे में हम एसेट डी रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो हम करेंगे ये कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में जो चेंज हो रही है हम उस चेंज को ओरिजिनल इफेक्टिव रेट पे डिस्काउंट करेंगे, बिल्कुल जैसे कल लायबिलिटी में किया था ना कि रिवाइज कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट पुराना रेट। और उससे जो वैल्यू आ रही थी उसको हम कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके देख रहे थे कि ये 10% या इससे कम है कि ज्यादा है। वही वाला काम करना है, यानी पॉइंट टू के अंदर जो लिखा हुआ है पॉइंट टू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कैश फ्लोज, मॉडिफाइड कैश फ्लोज। और इन मॉडिफाइड कैश फ्लोज का करना क्या है, मॉडिफाइड कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है किस पे, ओरिजिनल इफेक्टिव रेट पे। इसका जो आंसर आएगा वो जो आंसर है ये वही फिगर निकलेगी, मतलब उस तरह की फिगर निकलेगी जो कल हम निकाल रहे थे नई फिगर डिफरेंस चेक करने के लिए। तो उस नई फिगर को निकालेंगे और पुरानी फिगर और इस नई फिगर का जो डिफरेंस है वो मॉडिफिकेशन का गेन लॉस रिकॉर्ड है, यानी एसेट में चेंजेस होंगी, नए कैश फ्लोज की नई पीवी निकलेगी। ये मैं आपको ना वैल्यूज अज्यूम करके बताता हूं कि जो कैरिंग अमाउंट थी वो थी 200, और जो हमने पीवी ऑफ कैश फ्लोज निकाली, कौन से कैश फ्लोज, नए वाले कैश फ्लोज, वो निकल आई लेट से 180। तो अब हम अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट को क्रेडिट करके 180 तक ले आएंगे और 20 का गेन रिकॉर्ड हो जाएगा, मॉडिफिकेशन गेन, सॉरी लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा, लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर ये नए कैश फ्लोज ज्यादा आ रहे होते तो फिर हम एसेट को बढ़ा देते और गेन रिकॉर्ड हो जाता है, मॉडिफिकेशन गेन होता। तो हम लोग नए कैश फ्लोज निकालेंगे, नए कैश फ्लोज होंगे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो रिवाइज हुए हैं पुराने उसी रेट के ऊपर, और उसको एग्जिस्टिंग एसेट की कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करके गेन लॉस रिकॉर्ड करेंगे। इसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई, कोई कमीशन देनी पड़ गई, कोई चार्जेस लग गए, तो वो जो चार्जेस लग गए वो जो कल लाइबिलिटी वाला केस किया था ना, जिसमें हम लाइबिलिटी में मॉडिफिकेशन को नई लाइबिलिटी नहीं ले रहे थे, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 जो था उसमें हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को लाइबिलिटी में डेबिट किया था। यहां पर हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एसेट में डेबिट करेंगे, और चूंकि एसेट में डेबिट कर देंगे, ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं, एनी कॉस्ट और फीस इनकर्ड एडजस्ट एडजस्ट द कैरिंग अमाउंट, एडजस्ट द कैरिंग अमाउंट। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें फिर नया इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, और वो नया इफेक्टिव रेट फिर वो ओवर द पीरियड फैल जाएगा, बिल्कुल जो कल लाइबिलिटी पढ़ा था ना जिसमें मॉडिफिकेशन, बल्कि चलो मुझे अभी जहन में बात आ गई, जो कल लाइबिलिटी में हमने पढ़ा है जिसमें पुरानी खत्म और नई लाइबिलिटी आ रही होती है, ये एसेट का केस टू उसका पैरेलल है। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 किया था कि लाइबिलिटी में चेंज 10% से कम थी, तो हमने एक तो पुरानी लाइबिलिटी एज इट इज चलने दी थी और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को लाइबिलिटी में ही डेबिट करके तो नया इफेक्टिव रेट निकाला था। यहां पर थोड़ा सा फर्क ये है कि हमने नई पीवी जो कैश फ्लोज की निकली है उसका गेन लॉस बना दिया, उसको गेन लॉस, एसेट में गेन लॉस रिकॉर्ड हो रहा है, लाइबिलिटी में गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, ये फर्क पड़ा दोनों के अंदर। इसके लिए आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 11, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ लें और जबानी ही देख लें बेसिक सोल्यूशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ें, समझें और सोल्यूशन जबानी देख लें, पहले आप अपने तौर पे कोशिश कर लें समझने की, फिर मैं आपको समझाता हूं।
जी आपने देख लिया। अच्छा, इसमें 1 जनवरी 17 को 1 मिलियन डिवेंचर खरीदे थे। मैंने यहाँ साथ इसका सोल्यूशन खोल के डिस्कस कर लूंगा। और तब की बात है, 105 रुपए का खरीदा था और 1.5 पर डिवेंचर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई थी। कूपन रेट 6% था और इफेक्टिव रेट 4.5186% था। ये 1 जनवरी 17 का वाकया है। 17 गुजरा, 18 गुजरा, 19 गुजरा। पहले तो हम 31 दिसंबर 19 पे खड़े होते हैं ना आके। वन मिलियन थे, तो इसलिए ये जो आपको फिगर नजर आ रही है ये रुपीज इन मिलियन है। तो 105 मिलियन शुरू में और 1.5 मिलियन ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनिशियल मेजरमेंट हो गई। उसके बाद ये मैं 1 जनवरी 20 में मॉडिफिकेशन हो रही है, तो हम तब तक खड़े हैं यहाँ, हम यहाँ खड़े हैं। और ये उस वक्त हमारी कैरिंग अमाउंट है 102। 31 दिसंबर 19 तक इफेक्टिव रेट जो 4.5% था उसके ऊपर अकाउंटिंग होती रही। कैश फ्लो जो 6% कूपन था वो होता रहा। 102 मिलियन तक हम रुके खड़े हैं। फिर ये हुआ कि 1 जनवरी 20 को डिवेंचर होल्डर्स के साथ डिस्कशन की और कंपनी ने कैश फ्लोज कर दिए चेंज। अच्छा, चेंज क्या किए? कूपन रेट 6% से बढ़ा के 2020 के लिए 6.25% कर दिया और 2020 और 21 के लिए, और 2022 के लिए 6.5% कर दिया। ये चेंजेस कर दी। अब इन चेंजेस में मॉडिफिकेशन हो गई, और अगर इस सवाल में ये मॉडिफिकेशन डी रेकग्निशन होती तो सवाल वाला बताता। यानी एसेट्स वाले सेक्शन में आईएस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आपने वो 10% रूल चेक करना है, वो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इसमें ये मॉडिफिकेशन, ये मैंने पास पेपर का ही सवाल है, लेकिन उस सवाल में कुछ और मसले थे। 2011 अटेम्प्ट का सवाल है, 2016 अटेम्प्ट का सवाल है, लेकिन इसमें कुछ और मसले थे। तो मैंने ना फिर उस सवाल में से जो काम की चीजें थी वो लेके तो ये मैंने सवाल बना दिया। ये असल में पास पेपर का सवाल है, थोड़ा सा अमेंड किया मैंने। तो अगर ये मॉडिफिकेशन वो होती जिसमें एसेट डी रेकग्नाइज करना बनता तो सवाल वाला बताता, वरना अगर फाइनेंशियल एसेट में मॉडिफिकेशन है तो बस आपने इसको मॉडिफिकेशन का केस वन ही लेना है। अब यहां से क्या हुआ कि 1 जनवरी 20 पे हमें मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? हमें चेक करना पड़ेगा कि अब जो रिवाइज्ड कैश फ्लोज हैं। अच्छा, हम 1 जनवरी 20 पे खड़े हैं, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22। तो नया कूपन मिलेगा, ये नया कूपन आ गया 6.25, 6.25। ये 2020 और 21 के कूपन हो गए। और ये जो 2022 है इसमें पार 100 मिलियन वापस मिलेगा और 6.5 मिलियन कूपन का हो गया। तो इसको हमने उसी ओरिजिनल अपने इफेक्टिव रेट पे जब डिस्काउंट किया तो इस नए कैश फ्लोज की पीवी बन गई 104। और जो इससे पुरानी एग्जिस्टिंग आ रही है, जो यहां पर मैंने हाईलाइट की हुई है, ये 102। तो ये 2.2 मिलियन का गेन आ गया। अब इस 2.2 मिलियन के गेन को ये देखें, 1 जनवरी 2020 हमने इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 102 से 104 तक ले गए और 2.22 का मॉडिफिकेशन गेन आ गया। अब इस मॉडिफिकेशन गेन के आने के बाद नया टेबल भी शुरू कर सकते हैं। मैंने यहीं पर इसी टेबल में देखें तो ये 102 से आगे ये 102 के साथ मैंने 2.22 को शामिल किया। ये नया टेबल भी बन सकता है, मैंने एक ही टेबल के अंदर एडजस्ट कर दिया। अब यहां से बात शुरू हुई और यहां से आगे टेबल लगना शुरू हो गया। यहां से आगे इफेक्टिव रेट वही रहा, क्योंकि हमने उसी इफेक्टिव रेट के हिसाब से जो अंतर निकला हुआ था। इफेक्टिव रेट तब चेंज करना पड़ता अगर इसमें कोई और प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह आ जाते, तो हमें नया इफेक्टिव रेट निकालना पड़ता। नहीं आए तो वही 4.5 से ही काम चल गया। तो अब रिमेनिंग टेबल ये नए वाले देखिए, कैश फ्लोज आ गए 6.25, 6.25, फिर टेबल एंट्री 0 हो गया। तो ये 2020 के इंटरेस्ट की एंट्री और कूपन की एंट्री। ये सवाल था प्रैक्टिस क्वेश्चन 11। और ये हो गया जनाब फाइनेंशियल एसेट्स की मॉडिफिकेशन डन। अच्छा, ये मैंने सेट 3 रखा हुआ था, सेट 3 डन। अब हम आते हैं सेट 4 पे। सेट 4 पे आते हैं। चलें सेट 4 पे आते हैं। ये मैं सेट 4 पे आ गया हूँ। ये चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर शायद 23 होगा। सेट 4 पे आ गए। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी मेमोरी में वापस जाएंगे तो मैं आपको ये जो पहला पेज है ना, ये पहले कभी बता चुका हुआ हूँ। मैं आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की शुरुआत में ही बता चुका हूँ। ये फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी सिखाए थे ना, ये वहां हो चुकी है बात। अच्छा, अब ये जो पूरा पेज है ना, इसमें मैं इसकी समरी बता रहा हूँ, फिर एक एक पॉइंट करके पढ़ते जाएंगे और उसमें जो मजीद मसले हैं वो मैं आपको खुद ही बता दिया करूंगा। पहले सिर्फ मेन फर्क समझिए। जब थी ना बात IFRS 9 की। अच्छा, ये जो सेट 4 खोला है ना मैंने, ये IS 32 है।
ये IS 32 है, जो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, और जो मैं सेट 5 में हेजिंग पढ़ाऊंगा वो IFRS 9 है। ये एक छोटा सा पोर्शन है, ये IS 32 के अंदर है। IS 32 के अंदर जो मेनली बात की गई है ना, वो ये है जो मैं अब डिस्कस करने लगा हूं, कन्वर्टेबल्स की। पहले एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है लायबिलिटी और इक्विटी। अच्छा, एक चीज मैं आपको रिवाइज करा दूं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा था कि एक कंपनी का फाइनेंशियल एसेट है तो उसके मुकाबले पे दूसरी की या तो लायबिलिटी है या दूसरे की इक्विटी है। यानी जिसका फाइनेंशियल एसेट है उसने पैसे दिए हुए हैं, जिसने लिए हुए हैं उसने या तो लेंडर समझ के पैसे लिए हुए तो लायबिलिटी है, या उसने ओनर समझ के पैसे लिए हुए तो इक्विटी है। तो अभी इस वक्त हम बात करने लगे हैं जिसने पैसे लिए हुए हैं। कंपनी ए ने कंपनी बी के डिबेंचर्स खरीदे, तो कंपनी बी की ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर कंपनी ए ने कंपनी बी के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे तो कंपनी बी की अब ये लायबिलिटी नहीं इक्विटी है। तो मैं इस वक्त डिस्कशन करने लगा हूं पैसे लेने वाली कंपनी के। जिस कंपनी ने पैसे लिए हुए हैं, अगर तो उसने लोन समझ के पैसे लिए हैं तो फिर ये पैसे वापस करने ही करने हैं, कॉन्ट्रेक्चुअली वापस करने हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन थी, फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन थी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे। तो पैसे लेने वाली कंपनी ने अगर पैसे वापस करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअली एग्री किया हुआ है तो ये लायबिलिटी है। और अगर कॉन्ट्रेक्चुअली एग्री नहीं किया हुआ, यानी इसमें जो लायबिलिटी और इक्विटी, फिर बता रहा हूं ये बात हो रही है पैसे लेने वाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जिस कंपनी ने पैसे लिए हैं, पैसे वापस करना उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। दिस इज द की टर्म, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर पैसे वापस करना उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो ये लायबिलिटी है, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर ये इक्विटी है। यही वजह है, अभी मैंने आपको ना इसमें अभी वाले लेक्चर में ही नहीं, अभी वाले में नहीं, अगले किसी लेक्चर में, मतलब 41-2 में कहीं मैंने आपको ये बात बतानी है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये मैं अभी जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बचपन में जो अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं उसमें ही आपने पढ़ा होगा। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं अगर वो रिडीमेबल हों तो उनको हमने वापस करना होता है, हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल जिम्मेदारी होती है, इसलिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। और अगर इरिडीमेबल हो तो उनको पैसे वापस करना हमारी ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसलिए वो लायबिलिटी ना हो पाने की वजह से इक्विटी होते हैं। तो इक्विटी और लायबिलिटी में की डिफरेंस है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन का। ये जो आपको इधर सामने स्क्रीन पे पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 4 तक नजर आ रहे हैं ना, इसका लुबे लुबाब यही है जो मैंने आपको बताया। ये एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाते हैं, और इसमें वो आप सामने तो बैठे नहीं है तो आपने क्या मसले बताने थे, तो मैं खुद ही बता देता हूँ जो जो मसला आपको हुआ होगा। पहले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि जो इशूअर है, यानी जिसने पैसे लेने हैं, और इशूअर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने पैसे लेके तो इशू करना है, शेयर इशू करना है, डिबेंचर इशू करना है, तो ये वो इशूअर है। तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इशूअर है, ये उसने फैसला करना है कि वो इस पैसे के अगेंस्ट इक्विटी रिकॉर्ड करेगा या लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 के अंदर वही बात जो मैंने आपको बताई है कि इसका फैसला होगा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो फिर ये लायबिलिटी है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिलीवर कैश तो फिर ये लायबिलिटी नहीं है, इसलिए इक्विटी है। यहां पर एक बात लिखी हुई है चौथी लाइन का एंड, ऑल्दो द होल्डर ऑफ एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मे बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ प्रो रेटा शेयर ऑफ एनी डिविडेंड और अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड तो मिल ही रहा होता है, लेकिन कंपनी की कोई जिम्मेदारी थोड़ी होती है कि जब शेयर इशू किए थे तभी इन्होंने कहा था हम आपको जरूर डिविडेंड देंगे, ऐसी तो जिम्मेदारी कोई नहीं थी। तो इसलिए ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं हो सकते लायबिलिटी। हाँ, अब सवाल ये हो सकता है आपका कि डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर दें, हाँ तो डिविडेंड जब डिक्लेयर करेंगे ना तो जो डिविडेंड पेएबल है वो लायबिलिटी आएगा, इक्विटी तो इक्विटी रहेगी। तो डिविडेंड पेएबल लायबिलिटी है क्योंकि वो ऐलान कर दिया, अब जब ऐलान कर दिया तो लीगली देना पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड पेएबल के लायबिलिटी हो जाने से शेयर थोड़ी लायबिलिटी बन जाएंगे। ये पॉइंट 2 के अंदर लिखा हुआ है। पॉइंट 3 के अंदर ये लिखा हुआ है, पढ़ने पहले बताता हूं।
जी, पॉइंट नंबर 3 का मतलब ये है कि अगर हमने किसी से ये वादा किया था कि हम आपको 100 रुपए के बराबर शेयर्स देंगे, यानी उतने शेयर्स देंगे जिनकी वर्थ 100 रुपए बनती होगी। अगर हमने ऐसा उनके साथ तय किया था या उनको ये कहा था कि हम आपको इतने शेयर इशू करेंगे कि जो 100 ऑन्स गोल्ड के बराबर जिनकी वैल्यू बनती होगी, यानी हमने एंड वैल्यू शर्त कर दी थी कि इतनी वैल्यू के बराबर जितने शेयर बनते होंगे वो देंगे, तो कह रहे जी कि ये भी लायबिलिटी ही है क्योंकि हमने वैल्यू लॉक कर दी। ये पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ। और पॉइंट नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हमने ये कहा हुआ है कि अगर फलाना वाकया होगा तो भी आपको इतने रुपए दे देंगे, यानी जिस तरह कंटेंजेंट लायबिलिटी होती है, और ये हम लोग पढ़ेंगे उसमें कंसोलिडेशन में भी, तो ये भी लायबिलिटी ही है। कंसोलिडेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस पे कंसोलिडेशन से पहले नहीं बात करेंगे, कंसोलिडेशन में बात करेंगे इस पे। तो ये इन 4 पॉइंट्स में ये मतलब था। अच्छा जी, डेफिनेशन हो गया। ओके, अब आते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। और ये जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, इसकी आसानी ये है कि हम ये IFRS 2 में किसी हद तक कर चुके हुए हैं। IFRS 2 के अंदर जब मैंने आपको वो पढ़ाए थे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो चाहे एंड पे कैश ले ले चाहे शेयर्स ले ले, तो ये वो वाली चीज है। इनफैक्ट वो ये वाली चीज थी। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हमने पैसे लिए होते हैं डिवेंचर इशू करके, और वो डिवेंचर्स कन्वर्टेबल होते हैं, यानी हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया, हम कंपनी है, हम इशूअर हैं, हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया 100 रुपए का, और कूपन था 5%। अच्छा, अभी जो 5% कूपन है ना, मार्केट में जो रेट चल रहा था, यानी वो बॉन्ड्स जो कन्वर्टेबल नहीं होते थे और नॉर्मल बॉन्ड्स, नॉर्मल से मेरी बता जो कन्वर्टेबल नहीं होते थे, वो चल रहा था 9%। हम कितना कूपन दे रहे हैं? 5%। तो आफ्टर 5 years इन्वेस्टर हैज एन ऑप्शन, किस बात की? कि वो चाहे तो कैश ले ले और चाहे तो शेयर्स ले ले। अब ये जो इस वक्त हमने, ये मैं इसको समराइज इसको ना जूम आउट करके, ये हमने 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया, कूपन 5% था, और मार्केट रेट फॉर नॉर्मल बॉन्ड का, नॉर्मल बॉन्ड से मेरी मुराद ये है जो कन्वर्टेबल नहीं है, 9% चल रहा था। तो हम 5% क्यों दे रहे हैं? यानी लोग हमारे बॉन्ड्स 5% पे क्यों लेने को राजी हैं? क्योंकि हमारे बॉन्ड्स वालों के पास हक होगा कल को शेयर्स भी लेने का। अच्छा, कितने शेयर? मुट्ठी पर शेयर नहीं, ये भी आज ही तय होगा। ये जो मैंने ये वाली बात लिखी है ना, ये जो मैंने इस वक्त बात लिखी हुई है, ये आज ही तय है। ये आज ही तय हुआ है, ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद इन्वेस्टर आएंगे, मिलते करेंगे जी प्लीज हमें आप शेयर दे दें, अच्छा चलो ले लो, ऐसे नहीं होगा। ये आज तय है, यानी कन्वर्टेबल बॉन्ड कॉन्ट्रेक्चुअली ही इन लोगों के पास हक है कि वो चाहे तो 5 साल के बाद कैश ले लें, चाहे तो शेयर्स ले लें। कितने शेयर्स ये भी तय है शुरू के अंदर, और अक्लमंद इन्वेस्टर जो उसको फायदा लगेगा वही करेगा। तो चूंकि उन इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स लेने का भी हक होगा, इसलिए आज वो 5% में भी राजी हैं। ये होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब इसमें IS 32 की अकाउंटिंग क्या है? IS 32 की फिर अकाउंटिंग ये है कि आज अगर ये लोग हमें 100 रुपए दे रहे हैं, देखें इस बात को जरा समझिएगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वरना करना क्या है वो तुम्हें फार्मूला बता ही दूंगा। हम ये पूरा टॉपिक इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये जो IS 32 की डिस्कशन है ना, ये इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने बॉन्ड इशू किया और इन्वेस्टर ने हमें 100 रुपए दे दिए इसके बदले। इस 100 रुपए में वो हमसे 5% कूपन पे क्यों राजी हो गया, जबकि मार्केट में बाकी बॉन्ड्स 9% दे रहे हैं? तो वो इसलिए राजी हो गया कि उसको एक मौका मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है हमारे ओनर बनने का, और उसका फायदा ये है कि अगर वो अभी हमें शेयर खरीद के ओनर बन जाता, यानी इन्वेस्टर, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, ये टॉपिक हम इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हम वो कंपनी है जिसने शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स इशू किए हैं, उसके कॉन्टेक्ट में समझिएगा। हमने डिवेंचर इशू किए कन्वर्टेबल, इन्वेस्टर हमें 100 रुपए दे रहा है और वो हमसे 5% कूपन में भी राजी हो जाएगा, जबकि बाकी कंपनीज नॉर्मल डिवेंचर्स पे 9% दिया करती हैं। तो ये 5% में क्यों राजी हो जाएगा? क्योंकि उसको कल को एक दरवाजा मिल रहा होगा ओनर बनने का, तो फिर वो आज ही ओनर बन जाता शेयर इशू कर, शेयर खरीद के। इसलिए कि वो चाह रहा था कि मैं 5 साल पहले कंपनी को आजमाऊं, देखूंगा कंपनी अच्छी चलती है कि नहीं चलती, फिर ओनर बनूंगा। तो उसके पास भी अपने मोटिव हो सकते हैं। तो ये जो आज इन्वेस्टर हमें 100 रुपए दे रहा है, तो क्या वो 100 रुपए
इस 5% कूपन की वजह से दे रहा है? नहीं, उसको एक रास्ता मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रही है ओनर बनने के लिए, वो उसके भी पैसे दे रहा है। अगर उसको कूपन ही सिर्फ चाहिए होता तो फिर वो 100 रुपए ना देता, क्योंकि 100 रुपए किसी और कंपनी को देके उसको तो 9% मिल जाना था, तो फिर वो 5% क्यों ले रहा है? तो अब इसको तोड़ेंगे ऐसे कि 100 रुपए वो सिर्फ 5% कूपन के लिए नहीं दे रहा, ओनर बनने के दरवाजे के लिए भी दे रहा है। अब हमें 100 रुपए के टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी हमें टुकड़ा करना पड़ेगा कि 100 रुपए में से कितने पैसे वो ओनर बनने के दरवाजे के लिए दे रहा है। ये जानने के लिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल हल है ना, वो न्यूमेरिकल हल ये है कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि जितने डिवेंचर इशू हो रहे हैं अभी इस वक्त, फिर बता रहा हूं ये इशूअर कर रहा है अकाउंटिंग सारी, जितने डिवेंचर इशू हो रहे हैं तो उस वक्त यानी इशू के टाइम पे जो पहले इनिशियल मेजरमेंट होती है, उन पूरे डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू क्या बनती है, जो पहले तरीका है करने का, ये जी उसकी फेयर वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हमने एक कैलकुलेशन करनी है कि अगर कन्वर्जन ऑप्शन को इग्नोर कर दें, यानी अगर हम कहें कि जी शेयर ऑप्शन को फिलहाल साइड पे कर दें, तो जो 5% कूपन मिलता कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज 5% कूपन, और ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना, किधर से ब्रैकेट वाला, अरे ये ब्रैकेट मैंने शुरू से कहाँ किया है, हाँ हाँ ये यहां से ब्रैकेट शुरू किया हुआ है, कैलकुलेटेड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज इग्नोरिंग कन्वर्जन ऑप्शन, यानी कन्वर्जन ऑप्शन को इग्नोर कर दें, डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिमिलर डेट इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन, यानी 9%, जो मेरी मिसाल के अंदर 9% है, हम क्या करेंगे 5% कूपन और एंड पे जो 100 रुपए वापस मिलेगा, यानी ये चीज इसको इग्नोर करें, सिर्फ कैश को कंसिडर करें, तो 5% कूपन जो मिलेगा और एंड पे जो 100 रुपए वापस मिलेगा, इसकी डिस्काउंटिंग हम 9% पे करेंगे। इसका जो आंसर आएगा ये वो है, ये वो आंसर है। तो वो 100 रुपए से यकीनन कम आएगा, तो हम 100 रुपए में से लेट्स से 91 आ जाएगा, तो हम 100 रुपए में से 91 माइनस करेंगे, तो जो बाकी 9 रुपए निकलेगा, ये 9 रुपए फिर वो इन्वेस्टर यकीनन शेयर्स के लिए दे रहा होगा। तो इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर हमें इसको तोड़ के इक्विटी और लायबिलिटी में अलग अलग करना पड़ेगा, और एक बार अलग अलग कर दिया, अब हमने यहां से ऑनवर्ड, ये मैं इस चैप्टर में पेज नंबर 25 में हूं, पहले मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 दिखाया है, समझाया है, बल्कि चलो शुरू से चलता हूं। ये जो आपको कहानी सिखाई है ना मैंने, जो मैंने सारी कहानी बताई है, वो कहानी ये लिखी हुई सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है कि कंपाउंड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इसको कंपाउंड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इसमें इन्वेस्टर के पास हक होता है इक्विटी लेने का, तो इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इन 100 रुपए को लायबिलिटी और इक्विटी दोनों समझा जाता है, इसलिए इसको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बताया था वो ये पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, पढ़ लें एक बार, हट गया रास्ते से। चल पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि हमने इनिशियली इक्विटी और लायबिलिटी में इसको तोड़ना है, ये जो मैंने आपको पॉइंट 3 समझाया ना, हमने तोड़ना है, और इसको एक बार जब तोड़ लिया ना, तो पॉइंट नंबर 5 ये बता रहा है कि सब्सिक्वेंटली क्या होगा, सब्सिक्वेंटली क्या होगा, लायबिलिटी के साथ सब्सिक्वेंटली हम वो सलूक करेंगे जो पहले करते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट शैल बी मेजर्ड एज ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है तो ये इफेक्टिव रेट वगैरह सब ये लायबिलिटी के लिए ऑनवर्ड्स ये चलेगा, और इक्विटी एक बार जब कर ली तो फिर उसको दोबारा रीमेजर थोड़ी करते हैं, पहले भी नहीं करते। तो आप ये बुलेट पॉइंट 1 पढ़ें, फिर ऊपर पॉइंट 2 में आता हूं वापस। फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट शैल बी मेजर्ड एज स्टडीड ऑलरेडी, amortized कॉस्ट मेथड फॉलो हो रहा है, तो amortized इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा, और अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, जो कि मैंने पॉइंट 4 में समझानी है, तो फिर इफेक्टिव रेट वही 9% ही होगा, ये बात लिखी हुई। अच्छा, अब लायबिलिटी को हम ऑनवर्ड वैसे चलाएंगे जैसे पहले सीखा है, और इक्विटी जो अलग कर ली वो कर ली। पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बदले और हमें यह पता चला कि अब शायद वो कन्वर्जन नहीं करवाएगा, फिर भी हम इस इक्विटी लायबिलिटी को जो तोड़ लिया ना वो वापस जोड़ नहीं देंगे, ये पॉइंट 2 में लिखा। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट्स is not revised as a result of change in the likelihood that a conversion option will be exercised। चाहे हालात जो भी हों, हमने जो एक बार अकाउंटिंग में तोड़ लिया, हाँ ये अलग बात है कि एंड पे क्या होगा वो एंड पे आके बताता हूं, वरना हमने चांसेस बदलने की वजह से क्लासिफिकेशन नहीं बदल देनी, इनिशियली तोड़ दिया सो तोड़ दिया। पॉइंट नंबर 4, अब इस ट्रांजेक्शन यानी डिवेंचर इशू करते हुए ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आएगी ना, तो पहले क्या होता था,
जब हम 100 रुपए का डिवेंचर इशू करते थे और उसके ऊपर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती थी तो वो हम डिवेंचर ही में जाके डेबिट करते थे। डिवेंचर में डेबिट करने का मतलब है 100 रुपए का डिवेंचर, बल्कि मैं आपको ये लिख के दिखाता हूं। पहले क्या होता था, जब हम सिर्फ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते थे, सॉरी, पहले क्या होता था, जब हम डिवेंचर इशू करते थे 100 रुपए का और ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती थी 2 रुपए, तो फिर हम क्या करते थे, हम कैश डेबिट 98 और लाइबिलिटी ही 98 पे रिकॉर्ड करते थे, यानी लाइबिलिटी में ही हम इस 2 को नेट कर देते थे, पहले ये करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमने 100 रुपए को तोड़ दिया 91 और 9 में। ये 91 9 वो है जो मैं पिछली मिसाल समझा रहा था ना, 91 को लाइबिलिटी कह दिया और 9 को इक्विटी कह दिया। अब जब हमने इस 100 को तोड़ दिया तो हमें फिर 2 रुपए को भी तोड़ना पड़ेगा, इस 2 रुपए को भी तोड़ना पड़ेगा, इसी 91 और 9 की रेशो में तोड़ना पड़ेगा। लेट से ये आ गया 0.2 और ये आ गया 1.8। तो अब हम करेंगे ये कि हम चाहे शुरू वाली एंट्री को ही कंबाइन कर लें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये नहीं है कि आप 0.3 और 0.4 को कंपाउंड करें, नहीं, 0.3 अलग करिएगा, 0.4 अलग करिएगा, यानी इग्नोरिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। 0.3 की एंट्री अलग और फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एंट्री अलग। करेंगे क्या कि पहली एंट्री हमने की कैश 100, लाइबिलिटी 91 और इक्विटी 9, ये एंट्री अलग की और ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एंट्री अलग करनी है। लाइबिलिटी डेबिट 1.8, इक्विटी डेबिट 0.2 और कैश क्रेडिट 2। ये मतलब है इससे कि हमने इस 2 को ऊपर वाली रेशो में इनमें बांट देना, ये डेबिट कर दिया। अच्छा, अब लाइबिलिटी का जो टेबल है वो 91 से नहीं, ये जो टेबल स्टार्ट होगा वो 89.2 से स्टार्ट होगा, 89.2 से। अच्छा, अब चूंकि हमने लाइबिलिटी को 91 पे ही अगर रखना होता, मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना होती, तो फिर इस लाइबिलिटी के लिए इफेक्टिव रेट वही 9% होता। ये 9%, मैंने 91 एक अंदाजन फिगर ली थी इस 5 और 9% वाली मिसाल को लेके। अगर ये लाइबिलिटी पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना आती तो ऑनवर्ड्स अकाउंटिंग के लिए टेबल 91 से शुरू होता और इफेक्टिव रेट वही 9% ही होता। लेकिन अब अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई और इफेक्टिव रेट लाइबिलिटी का टेबल 91 की बजाय 89.2 से शुरू होने लगा है, तो अब इफेक्टिव रेट भी फिर 9% नहीं होगा, वो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेट से 9.1% हो जाएगा। ये बात मैंने यहां पर लिखी हुई थी, ये पॉइंट नंबर 5 के अंदर, कि अगर इन एब्सेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो फिर जो मार्केट इंटरेस्ट यूज किया था वही इफेक्टिव रेट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाला पॉइंट नंबर 4 ये पढ़ लें। चलिए, पॉइंट 4 पढ़ लिया आपने। ये एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ना प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। चलिए, ये एक पॉइंट और पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6। अब एंड आ गया, यानी 5 साल का टाइम आ गया। हमने 100 रुपए को इनिशियली तोड़ लिया था, लाइबिलिटी अलग, इक्विटी अलग, इक्विटी वही रही थी, लाइबिलिटी को हमने ऑनवर्ड चलाना शुरू कर दिया था। अब आ गया है जी 5 साल का एंड। अगर तो रिडेम्पशन पे, अगर तो रिडेम्पशन के ऊपर होल्डर कहते हैं मुझे कैश चाहिए, तो कितना कैश लेगा? वही 100 रुपए ना जो शुरू में कहा था।
तो हमारी लायबिलिटी फलते फूलते वहां तक पहुंच ही चुकी हुई है। तो लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, और वो जो इक्विटी कंपोनेंट शुरू में तोड़ के रखा था 9 रुपए, उसको उठा के हम रिटेन अर्निंग में फेंक देंगे। लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, लायबिलिटी खत्म, और वो जो इक्विटी कंपोनेंट रखा हुआ था वो उठा के रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है मुझे शेयर्स चाहिए, तो भी ये वाला काम तो ऐसे ही रहेगा। इक्विटी कंपोनेंट हमने एक इक्विटी ऑप्शन के नाम से 9 रुपए वो रखा हुआ था, वो उठा के तो फेंक देंगे रिटेन अर्निंग में, ये तो ऐसे ही होगा। उसके अलावा अब जब हमसे वो शेयर्स ले रहा होगा तो लायबिलिटी जितनी हमारी बुक्स में आ रही है वो लायबिलिटी डेबिट, और जितनी अमाउंट से बुक्स में आ रही थी उतनी अमाउंट से डेबिट करेंगे। मैंने लिखा भी हुआ है कैरिंग अमाउंट, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही शेयर्स दे रहे हैं। जो कल आपको इफ्रिक 19 बताया था ना, उसमें क्या था, पहले ऐसा कोई वादा नहीं था, अब हमने मिन्नतें की थी उनकी कि प्लीज शेयर दे लो और बात खत्म करो। तो लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट पे डेबिट की थी, और कैपिटल प्रीमियम हमने शेयर्स की फेयर वैल्यू पे क्रेडिट किया था। कल इफ्रिक 19 की बात कर रहा हूं। लेकिन अब यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअली ही हो रहा है जो हो रहा है, अचानक नहीं हमने नेगोशिएट किया कि प्लीज शेयर ले लो, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअली तय है। तो अब हमें इक्विटी की फेयर वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जितने से लायबिलिटी डेबिट हो रही है उतनी अमाउंट से ही कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट, कैपिटल फेस वैल्यू से और जो डिफरेंस है वो प्रीमियम से। इन दोनों एंट्रीज को, ये जो मैंने ये लिखी हुई है, कंपाउंड भी कर सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा, रिटेन अर्निंग्स और प्रीमियम आपस में नेट हो जाएंगी, ये भी ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन ये सही अल्टरनेटिवली भी है, गलत नहीं है। ये जो आपको ये जो अल्टरनेटिव नजर आ रहा है ना, ये भी सही है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये प्रेफरेंस। अच्छा जी, ये हमने ठीक है, 0.7 बाद में बताता हूं। अब आप एक काम करें कि अब आप एक काम करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, ये प्रैक्टिस सेट 4 है। अब मैं सेट 4 पे आ गया हूं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे आए, और लिख के कर देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर लिख के नहीं करना, लिख के कर लेना यार, है लिख के कर लें, और फिर सोल्यूशन देख लें, फिर करता हूं मैं डिस्कस। मैं लेक्चर पॉज कर देता हूं ताकि आप इतने में मेरी क्या शक्ल देखेंगे। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 करें और इसका सोल्यूशन लिख के कर दें तो बहुत अच्छी बात है। करने के बाद सोल्यूशन देख लें, फिर मैं डिस्कस करता हूं आपसे। जी, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 कर लिया। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 क्या है, 1 जनवरी 2020 को 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड हमने इशू किए हैं, 3 साल उनकी टर्म है, और फेस वैल्यू पे ही इशू हैं, लेकिन फेयर वैल्यू उनकी 1980 थी, और कूपन रेट 6% है। इफेक्टिव रेट वही मार्केट रेट जिस पे हमने लायबिलिटी कंपोनेंट तोड़ना है वो 9% है, और चूंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है तो इसलिए ये 9% ही इफेक्टिव रेट ही रहना है इवेंचुअली। तो 1980 ये इनिशियल फेयर वैल्यू निकली, ये इनिशियल फेयर वैल्यू आ गई 1980, और हमने लायबिलिटी कंपोनेंट यानी जो कूपन था 6%, 2 मिलियन फेस वैल्यू का 6%, ये 1,20,000 वो बन गया। इसकी हमने 9% पे डिस्काउंटिंग, और ये जो एंड पे कैश रिडेम्पशन है इसको भी 9% पे डिस्काउंट, तो ये बन गया 1848। अब इसका जो डिफरेंस है ये इक्विटी कंपोनेंट है, तो हमने पहली एंट्री करते हुए इस इक्विटी कंपोनेंट और लायबिलिटी कंपोनेंट को ऐसे तोड़ लिया। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में था। अच्छा, अब आप एक काम ये करिए, जबानी देख लें तो भी चलेगा, लेकिन कर दें, मैं फिर उसके बाद ना पास पेपर का क्वेश्चन बताता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, ये बेशक आप जबानी कर दें। इसमें मैंने पुरानी चीजें भी डाल दी, असल में एसीसी का एक सवाल था, अच्छा सवाल था तो मैंने इसलिए उठा के डाल दिया। ये एसीसी का एक सवाल था, इसमें एक पॉइंट में कन्वर्टेबल है, एक पॉइंट में वो इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो शुरू में बताया था एम्प्लॉइज को जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, और एक पॉइंट के अंदर वो फाइनेंशियल एसेट बेचा हुआ है। तो ये एक छोटी सी रिवीजन भी हो जाएगी, और कन्वर्टेबल के लिए पॉइंट इसमें पार्ट ए है। ये आप लोग जबानी देख दें, फिर मैं इसके बाद पास पेपर का सवाल डिस्कस करता हूँ, लेकिन देख दें आप। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 इसी सेट का, सेट 4, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 इसका सवाल, इसका सोल्यूशन जबानी देख लें, बहुत है। फिर इसके बाद में पास पेपर का सवाल डिस्कस करके तो ये लेक्चर 40 इसको बंद करता हूँ। तो ये आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 कर दें अभी, है जी, देख लिया आपने। इसमें जो पार्ट ए था ना, ये कन्वर्टेबल वाला है, और इसमें चूंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ रही है, तो ये देखें, ये इसमें चूंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आ रही थी, तो पहले तो हमने ये जैसे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में था 100 को 92 और 7 में तोड़ लिया, लेकिन फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी इसी रेशो में तोड़ा। तो अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट आने की वजह से, भी कुछ देर पहले बताया था, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आने की वजह से लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी 92 और 0.92
इन नेट से, यानी 91.48 से, ये देखें 91.48। इसलिए इफेक्टिव रेट 9% की जगह 9.38% हो जाएगा। अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना होती तो इफेक्टिव रेट 9% ही होता। तो इसलिए ये टेबल 9.38 पे बना हुआ है। और ये पहली एंट्री, पहली दो एंट्रीज, बल्कि नहीं, ये तो सॉरी 2018 का वाकया था। एंट्री तो सिर्फ आपसे 2020 की पूछी है, इसलिए वो एंट्री करके नहीं दिखाई हुई। बगैर एंट्री के सिर्फ 2020 सामने आ रहा है, वरना अगर इसकी एंट्री होती तो ये मैं पहली एंट्री बता रहा हूँ, कैश डेबिट 100 होता, फाइनेंशियल लायबिलिटी 92.41 और इक्विटी कंपोनेंट क्रेडिट 7.59, और दूसरी एंट्री होती फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट 0.92, इक्विटी कंपोनेंट डेबिट 0.08 और कैश क्रेडिट 1 मिलियन। ये एंट्री इनिशियली होती। तो ये ए था। और बी वो शेयर्स बेचने वाली बात थी कि जब हम शेयर्स बेचते हैं तो पहले अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद फिर, तो इसमें एक शेयर्स की इन्वेस्टमेंट दूसरी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रही थी, तो इसलिए ये दूसरी एंट्री के अंदर कैश डेबिट की बजाय ये इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई। और सी, ये भी मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि अगर हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, पहले सवाल कराया भी हुआ है, तो हम इनिशियली लोन को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। ये वही किया और जो डिफरेंस था ये एक्सपेंस बन गया। तो पास्ट पेपर के सेक्शन में आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 15, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉरी पास्ट पेपर्स, ये जून 23 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 2 है। ये 21 नंबर का आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसमें ना 3 डब्बे थे। तो एक डब्बा इस चैप्टर का नहीं था, वो मैंने किसी और चैप्टर में डाला हुआ है। तो ये 1 2 है, 3 किसी और चैप्टर में डाला है। 3 डब्बे थे इसमें, 3 या 4 डब्बे थे, वो किसी और चैप्टर में डाला हुआ है। 3 थे मेरे ख्याल में, और मेरा ख्याल है IFRS 5 का एक डब्बा था शायद। अच्छा जी, जून 23 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। इसमें से मैं पॉइंट 1 अभी डिस्कस कर रहा हूँ, पॉइंट 2 जो है ये 43 या 4 में डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लली 43 में। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पढ़ लें। पहला पॉइंट, पहला डब्बा सारा पढ़ लें। हम एसएल हैं और हमारा प्लान है एम्प्लॉइज को इंटरेस्ट फ्री लोन देने का। उन्होंने घर और गाड़ियां खरीदी हैं, और 10 साल बाद जिस जिस एम्प्लॉय को 10 साल हो गए हुए हैं, ये उसको एंटाइटलमेंट है, वो लोन ले सकता है, और इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। और 5 साल के अरसे में ये लोन उनकी तनख्वाहों से एडजस्ट हो जाएगा। तो जो हमारे सीईओ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि चलो अच्छी बात है, हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं तो ये एडवांस सैलरी समझ लेंगे, और बस एडवांस सैलरी आस्ता आस्ता एडजस्ट होती जाएगी, तो इसका हमारे ऊपर कोई एक्सपेंस इनकम नहीं पड़ेगा। ये सीईओ साहब का ख्याल है। अब आपने क्या करना है, कीपिंग इन व्यू द सीईओज कमेंट्स, डिस्कस हाउ द अबव प्लान्स वुड बी डेल्ट विद इन एसएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं ये फाइनेंशियल एसेट है, और चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं कि इतने साल के अंदर रिकवर हो जाएगा और जीरो कूपन होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हो गया ना, तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। और इसका तरीका ये है कि इनिशियल मेजरमेंट होगी। अब ये चूंकि डिस्कस करने को कहा है ना, अगर उसने वैल्यूज दी होती और एंट्रीज करने को कहता तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पार्ट सी होता, अभी जो किया आपने किया है। चूंकि एंट्री नहीं करने को कहा, सिर्फ डिस्कस करने को कहा है, तो जो हमने एंट्री करके दिखाना था हम सिर्फ वो अंग्रेजी में लिख रहे होंगे, अमाउंट भी कोई नहीं है, तो हम बस अंग्रेजी बता रहे होंगे कि हमें इन फ्यूचर कैश फ्लो जो कि लोन की रिकवरी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। इससे जो आंसर आएगा उस पर लोन रिकॉर्ड होगा, और इसका और जो लोन अमाउंट का डिफरेंस है वो फॉरन पीएनएल को चार्ज हो जाएगा। और अब ये जो लोन रिकॉर्ड हो गया होगा ये ओवर द पीरियड अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर होगा, इसलिए हर साल के एंड पे इस पे इंटरेस्ट इनकम आया करेगी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे। ये हमारी इस पे डिस्कशन। और ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये आपको अभी नहीं पढ़ाया। और एक आप और देख लें। अच्छा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ना,
मैंने ना इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में सिर्फ एक काम ये किया था कि इसमें फॉरेन करेंसी मिक्स की थी। जैसे पहले नहीं एक दफ़ा वो डिबेंचर्स वाला सवाल मैंने फॉरेन करेंसी मिक्स करके करवाया था, तो मैंने ना इसमें भी फॉरेन करेंसी मिक्स करके एक सवाल बनाया है। आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, आप ना ये सवाल ज़बानी देख लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़ लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, और इसको आप लेक्चर पॉज करके कर लें बेशक, लेकिन कर दें। मैं फिर इसकी डिस्कशन करके ना ये लेक्चर 40 पर एंड कर दूंगा। तो आपकी बहुत मेहरबानी, आप इस सवाल को पढ़ के लिख के कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर लिख के नहीं करना, ज़बानी ज़बानी देखना है, मौत पड़ती है लिख के करते हैं, तो आप बेशक ज़बानी देख लें। लेकिन ये मैंने फॉरेन करेंसी मिक्स करके ये वाली एक वैरायटी बनाई थी, तो ये आप प्लीज़ कर दें। ये मैं लेक्चर पॉज करके पानी पी लूँ ज़रा, तो आप उतने में ये सवाल सॉल्व करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ उसका सोल्यूशन। जी, कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, इसमें हमने ये आपको जब मैंने फॉरेन करेंसी मिक्स करके पढ़ाया था ना डिबेंचर्स वाला, तो बताया था कि हमें डॉलर वाला अमाउंट कॉस्ट का टेबल अलग बनाना पड़ेगा, फिर उसको रुपीज़ में लाके अलग बनाना पड़ेगा। तो जो जो इफेक्टिव रेट की कैलकुलेशन थी वो डॉलर वाले टेबल में थी। तो यहाँ पर भी चूंकि हमने लायबिलिटी को तोड़ना है, इक्विटी को तोड़ना है, फिर लायबिलिटी का टेबल चलाना है, तो ये सारा कुछ डॉलर में होगा। तो जो डॉलर में 1 जनवरी को हमने तोड़ना है तो सारा कुछ डॉलर में है, फिर टेबल भी सारा डॉलर में बनेगा, फिर उस टेबल को हम रुपीज में ट्रांसलेट करके फिर एक्सचेंज गेन लॉस निकालेंगे। और इक्विटी शुरू में तो डॉलर में कैलकुलेट किया, लेकिन एंट्री तो रुपीज में करनी है, तो पहली एंट्री के लिए ये 150 वाला रेट इस्तेमाल हो जाएगा, पहली एंट्री के लिए। उसके बाद फिर जब हमने लायबिलिटी का ऑनवर्ड टेबल चलाना है, तो इंटरेस्ट को एवरेज रेट पे उर्दू में लाना है, और एवरेज रेट नहीं पता तो ईयर एंड वाला, कैश फ्लो को कैश फ्लो डेट के ऊपर, जो कि इस सवाल के अंदर ईयर एंड है। लायबिलिटी को तोड़ना है, इक्विटी को तोड़ना है, फिर लायबिलिटी का टेबल चलाना है, तो ये सारा कुछ डॉलर में होगा। तो जो डॉलर में 1 जनवरी को हमने तोड़ना है तो सारा कुछ डॉलर में है, फिर टेबल भी सारा डॉलर में बनेगा, फिर उस टेबल को हम रुपीज में ट्रांसलेट करके फिर एक्सचेंज गेन लॉस निकालेंगे। और इक्विटी शुरू में तो डॉलर में कैलकुलेट किया, लेकिन एंट्री तो रुपीज में करनी है, तो पहली एंट्री के लिए ये 150 वाला रेट इस्तेमाल हो जाएगा, पहली एंट्री के लिए। उसके बाद फिर जब हमने लायबिलिटी का ऑनवर्ड टेबल चलाना है, तो इंटरेस्ट को एवरेज रेट पे उर्दू में लाना है, और एवरेज रेट नहीं पता तो ईयर एंड वाला, कैश फ्लो को कैश फ्लो डेट के ऊपर, जो कि इस सवाल के अंदर ईयर एंड है, और क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग डेट के ऊपर। फिर बैलेंसिंग करने से एक्सचेंज गेन लॉस आना था। और फिर आखिर में जाके, अभी इस सवाल के आखिर के अंदर जाके क्या है कि अगर कैश में रिडेम्पशन हो गई तो क्या, और अगर कन्वर्जन हो गई तो क्या। तो इसके मैंने पहले क्या किया, पहले इसको डॉलर्स में सॉल्व किया। देखिए ये वर्किंग 1 और वर्किंग 2 का शुरू डॉलर्स में, ये डॉलर्स में सॉल्व किया, ये लायबिलिटी का टेबल भी डॉलर में बना, उसके बाद इसको रुपीज में कन्वर्ट किया। एंट्रीज ये रुपीज वाले से हो रही हैं, और पहली एंट्री डॉलर कैलकुलेटेड है, लेकिन एंट्री करते हुए देखिए मैंने सब फिगर्स पे 150 रुपए वाला रेट लगा लिया। ये पहली एंट्री में सब पे 150 वाला रेट लगा लिया। और उसके बाद फाइनली जब रिडेम्पशन हुई तो लायबिलिटी खत्म, कैश क्रेडिट, और जो इक्विटी कंपोनेंट था वो रिटेन अर्निंग में फेंक दिया। और कन्वर्जन हो गई अगर, तो ये मैंने अल्टरनेटिवली कह के लिखा हुआ था, ऐसे भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 था, और लेक्चर 40 बस खत्म। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।